नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 1 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS करंट अफेयर और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे 25 में से 24 ओरिजिनल वाला GK के प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के सभी वर्ड और फ्रेजेस भी प्राप्त हो गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नवीन कुमार जी हैं, इसके अलावा रोजी है और कई जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन जो है दिए हैं और इस प्रकार से है 25 में से 24 क्वेश्चन प्राप्त हो गई है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और जो बच्चे PDF से जुड़े रहे, हमारे क्लास से जुड़े रहे, PDF से जुड़े रहे, उनको यहाँ पे फायदा देखने को मिला है। पहले शिफ्ट में हमने 19 क्वेश्चन आपको मिला के दिया था। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से झूठ है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो आप लोग मुझे इसी ग्रुप में जो में हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप बता सकते हो, ताकि सबको पता चले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, जरूर फायदा करेगा। और मैं अभी बता रहा हूँ कि जो बच्चे 25 रुपया खर्च करके अगर PDF रीड करके रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उनके अधिकांश प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए बहरहाल देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट के अंदर, है ना। सेकेंड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा का नाम। बुक वाला PDF में पहला क्वेश्चन है ये, है ना। तो सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर दुनिया में ODI क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर साहब को 2014 में भारत रत्न जैसे अवार्ड दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे उनका नाम रमाकांत अचरेकर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बता दीजिएगा जब पूछेगा तो। रमाकांत अचरेकर जो हैं ये सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा मैडम तुसाद जो आपका गैलरी है वहां पर लगाया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सौरव गांगुली की आत्मकथा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। अभी BCCI के अध्यक्ष के पद से जो है ये पद मुक्त हुए हैं। इससे पहले ये BCCI के अध्यक्ष के रूप में थे, पूर्व में हमारे भारतीय इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। अभी BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। एक एक बात आपके लिए मोती की तरह काम करेगा भाई। कपिल देव की जो प्रमुख पुस्तक है ये स्टेट फ्रॉम द हार्ट है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव है। सुरेश रैना भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाने वाले शतकवीर बने थे। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड ये पुस्तक BVS लक्ष्मण के हैं जो भूतपूर्व इंडिया के खिलाड़ी रहे हैं। इनके अलावा नो स्पिन जो है ये सेन वार्न की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है जब उनको कैंसर हुआ था। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। अनगार्डेड ये आपका मिताली राज जो भारत के तरफ से 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी थी। इनके अलावा प्लेइंग इट टू विन ये साइना नेहवाल का है और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है। तो इन दोनों का किताब में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो जो जीतने के लिए खेलते हैं ये साइना नेहवाल खेलते हैं, है ना। और जो खेलने का स्टाइल है ये आपका प्लेइंग इट माई वे ये किसका है, सचिन तेंदुलकर का है। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा अनुच्छेद 129 का संबंध सब दिन समझाते आया, जो जहां पे क्वेश्चन जो नहीं बता रहूंगा वहीं पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ये नहीं बताया था, अन्यथा सब समझिएगा कि बताए हैं। ठीक है भाई, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो पुराने हो तो खुद ही कमेंट करेंगे। अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है, रिकॉर्ड न्यायालय से। अब रिकॉर्ड न्यायालय आपको याद है, पेन चोरी वाला एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि मान लीजिए मैं एक पेन चोरी करता हूं और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2 दिन की कैद में मतलब रहने की जो है सजा सुनाते हैं। तो ये एक पेन चोरी के लिए 2 दिन के लिए सजा है, ये एक रिकॉर्ड के तौर पे संजो के रख लिया जाता है। और जब हाई कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट में इसी प्रकार का सेम मामला कभी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट साहब अपनी टाइम बचाने के लिए यही हाई कोर्ट के फैसला को हवाला देते हुए कि भाई इस प्रकार के जुर्म में इतने दिन की सजा होती है, सीधे सीधे सुना के अपना टाइम जो है बचाते हैं। ये रिकॉर्ड न्यायालय कहलाती है। और हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड न्यायालय है। तो हाई कोर्ट से छोटा वाला जो न्यायालय होगा यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो आपका सत्र न्यायालय है वो फॉलो करेंगे। जैसे बड़े भाई का बात छोटा फॉलो करता है, उनसे छोटे का सबसे छोटा फॉलो करता है, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है उसकी बात हाई कोर्ट फॉलो करते हैं या फिर उससे छोटे वाले करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट का रिकॉर्ड न्यायालय होना होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं फॉलो करेगा, उससे छोटा वाला फॉलो करेगा। आई होप ये अच्छे से आप समझ गए कि ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है। बाद बाकी किताब में लक्ष्मीकांत साहब में
पढ़ने जाएंगे तो 4 लाइन 5 लाइन में आपको समझाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का बात करा गया है। मैंने आपको बताया है कि यही 124 आर्टिकल को अगर आप 2 और 1 को पहले लिख दीजिए तो 214 हो जाएगा, जो हाई कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123, अगर 2 को पहले लिख दें और 1 को बाद में तो 213 हो जाएगा, जो राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। तो इन दोनों को उल्टा पुल्टा करके भी याद रखने के लिए बताया था। आजादी के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आपका कोलकाता के अंदर हुई थी, है ना, फोर्ट विलियम में हुआ था। कहां पे हुआ था? फोर्ट विलियम में। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहां है, तो आपको बताना है जी कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। और अभिलेख न्यायालय क्या होता है मैंने अभी आपसे जिक्र कर लिया था। हाई कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 214 में और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की जो सभी जज होते हैं उनके तबादला की बात होती है कि भाई मेघालय न्यायालय से अब उठा के गुवाहाटी न्यायालय में डालेंगे, गुवाहाटी का उठा के इलाहाबाद में आ जाएगी। तो ये जो तबादला का नोटिस है ये कौन करते हैं? तो आपका राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट की एज है जजों की ये 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नौखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? एक सांस में बताओ। नौखाई, नवकलेश्वर, गोटीपुआ, घुमरा, ओडिसी नृत्य, नंदन कानन, गहीर माता, सतकोसिया, चिल्का झील, ये सभी के सभी आपके कहां पे मिलेंगे मेरे भाई मेरे बंधु? ये मिलेंगे आपको उड़ीसा में। और इसी प्रकार से बताता हूं, इतनी ही जतन के साथ बताया हूं पहले भी, ठीक है भाई। उड़ीसा का प्रमुख त्योहार नवकलेश्वर है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। धनु यात्रा त्योहार उड़ीसा में होती है। गोटीपुआ नृत्य जो है ये आपका जगन्नाथ के सम्मान में ही होती है, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही होती है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य, तो ये तो इनका क्या कहना भाई, आपका क्या कहना? तो ये तो आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो इनका क्या कहना? इसके अलावा घुमुरा नृत्य है, तो एक देखिए घूमर है, तो घूमर आपका राजस्थान में है, लेकिन ये घुमुरा है, तो घुमुरा जो है ये आपका उड़ीसा में है। छौ नृत्य 3 जगह होती है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होती है। जो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया है वहां पे आपको छौ नृत्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको मयूरभंज में देखने को मिलेगा और झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो छौ नृत्य 3 जगह होते हैं। इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया गया है, लेकिन ये चीज साहित्य अकादमी नहीं मानता है इंडिया के अंदर, संगीत नाटक अकादमी नहीं मानता, माफ कीजिएगा। इनके अलावा जो उड़ीसा है, उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर है, नंदन कानन, गहीर माथा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये सभी के सभी आपके उड़ीसा में स्थित है। जिसमें चिल्का झील के बारे में और क्या खास है भाई? चिल्का झील जो है ये सबसे पहले रामसर साइट में शामिल होने वाली भारतीय स्थल है। मैंने एक क्वेश्चन भी कर लिया था कि इंडिया में कितने रामसर साइट है, तो 75 है। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया, जिसमें 2-4 बच्चे बहुत कंसस है। एक रवि कुमार नाम है, एक ऋतु है, और भी ईश्वर थे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कंसस रहते हैं। तो ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा ही पसंद होते हैं। जो पसंद तो ऐसे सभी बच्चे हैं भाई, है ना, लेकिन जो दिखते हैं कि इंटरेस्ट की मतलब कितने लेते हैं पढ़ाई में, तो वो और भी ज्यादा मैं लाइक करता हूँ। ऐसे बच्चे को भगवान जल्द सफल करे, है ना। और मेहनत का फल कहीं नहीं जाता। आज अगर कर रहे हो तो कल जरूर मिलेगा, ये घबराने वाली बात ही नहीं है। और निगेटिव कभी नहीं सोचना है कि हमें नहीं होगा, ऐसी तो मन में ख्याल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपना 100% देने का कोशिश कर रहे हो तो ऊपर वाले आपका कर्ज कभी नहीं रखता। आज नहीं कर तो कल जो होना ही होना है भैया। ये अपने जो है, मैं इस बात को जी के बता रहा हूँ, ये कोई हवाबाजी और मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चरर तो हूँ नहीं, है ना। इसके अलावा चिल्का झील, ये चिल्का झील में बता ही दिया क्या है भाई इसके बारे में खास। इसके अलावा 1936 में उड़ीसा आपका बिहार से अलग हुआ था। देखिए सबसे पहले बंगाल होती है, बंगाल विभाजन 1905 में होती है, ये आप भी जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय। इसके बाद ये जो बंगाल वाली पार्ट है, इस बंगाल वाली पार्ट से भी बिहार अलग हो जाते हैं, ठीक है, बिहार अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब बिहार, ये बरकाटा के बिहार बच गया था, इस बिहार से अब उड़ीसा भी अलग हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बंगाल कहां कहां तक का एरिया का नाम था पहले, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। तो इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर पहले वाले शिफ्ट में बता चुके हैं, इससे पहले वाले में ही, और ये क्वेश्चन बताने की बात ही नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, सभी जानते हैं। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ये चोल वंश के शासक राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर केरला के अंदर स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के अंदर स्थित है।
दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन पूरा है तो टाइम तो लगेगा वीडियो में, है ना भाई। इसके अलावा केसरिया स्तूप बिहार में है, इसके अलावा धामेक स्तूप आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 हुआ था उसका फाइनल मैच कहां पर खेला गया था। आपके ऑप्शन में डीवाई पाटिल स्टेडियम दिया गया था और आपका जो है एक आपका वानखेड़े स्टेडियम दिया गया था। तो सटीक आंसर आपका वानखेड़े आंसर मतलब वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। आपको याद होगा ये अप्रैल, मेरे ख्याल में ये अप्रैल 2011 में हुआ था मैच, और हम लोग उस समय मेरा नौकरी नहीं लगा था 2011 में, तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके प्रोजेक्टर पे ये मैच देख रहे थे। ठीक है भाई, तो ये आपका हुआ था कहां पे, 2011 में हुआ था, और ये आपका वानखेड़े में हुआ था फाइनल मैच। और उस साल की जो मैच है वो 3 देशों में कराए गए थे, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में थोड़े थोड़े पार्शियली रूप से मैच कराए गए थे। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है, 1975 में। वहीं महिला वाला आपसे पूछे तो 1973 में। टी20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला पूछे तो 2007 में, और महिला वाला पूछे तो 2009 में। तो ये सभी के सभी शुरुआती सेशन भी जरूर याद रखें, है ना। मैंने एक बार कहा था कि महिला वाला जो 50 ओवर वाला है 2 साल पहले हो जाता है, तो टी20 में जो है पुरुष वाले के भी 2 साल बाद होती है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप के प्रथम विजेता कौन है, तो वेस्ट इंडीज रहे थे, क्लाइव लाइड और विवियन रिचर्ड्स जैसे धाकड़ खिलाड़ी की अगुवाई में, और 2 बार 1975 और 1979 ये दोनों लगातार वेस्ट इंडीज जीते थे, और तीसरा जो है हमारा प्यारा भारत जीता था 1983 ईस्वी के अंदर। फिर हमने 2011 में बाजी मारी और सोच रहे हैं कि 2023 में बाजी मार ही दूं। ठीक है भाई। इसके अलावा भारत पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप 83 में कपिल देव साहब की अगुवाई में जीते थे, ये बात तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, G20 महिलाओं का बैठक 2023 में कहां पे हुआ है। देखिए G20 के बारे में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं दिया अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान। ठीक है भाई, महिला वाला हो, शेरपा वाला हो, वित्त मंत्री वाला हो, विदेश मंत्री वाला हो, पर्यावरण पे बात हो, सारी की सारी बात मैंने G20 की कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले G20 तो ऐसे देश का समूह होता है जो विकासशील होते हैं, अर्धविकसित के होते हैं और विकसित के राह पे चल रहे होते हैं। आपके सामने ये वही लिस्ट है जो हमें पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया था। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक आपका महाराष्ट्र पुणे में हुआ है। G20 आर्थिक एवं सामाजिक विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आपका श्रीनगर से यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा G20 के शेरपा के जो बैठक हुए हैं ये आपका कहाँ पे है, उदयपुर राजस्थान के अंदर हुए हैं। और G20 के जो महिला वाला है ये आपका जो है तमिलनाडु के अंदर हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये लिस्ट आपको मिल ही जाएगा, विदेश मंत्री वाला जो है नई दिल्ली में हुआ है, तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। देखिए अभी भी मैं ये बता दूं कि ये जो पीडीएफ की बात बोल रहे हैं 25 रुपये, तो इस जो पीडीएफ आप अभी रीड कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये एनालिसिस की वीडियो हमने कभी भी, एनालिसिस की जो पीडीएफ है ये हमने कभी भी जो है कॉस्ट में लेके नहीं आपको दिया, मैंने कभी इसका पैसा चार्ज नहीं किया भैया, ये आपको फ्री है, आज भी फ्री है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये एनालिसिस वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा क्लास नोट है जो स्पेशली डिजाइन किया गया था आपके एग्जाम के लिए, और इत्तेफाक से मैंने 4 कोर्स चलाए, चारों खरे उतरे हैं एग्जाम में। भगवान के आने वाले दिन में आप लोगों से मोटिवेट होकर मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, है ना। तो इसका मैं चार्ज करता हूँ, जो 57 क्लास है ना उसके 25 रुपये चार्ज है भाई। उसके साथ तो ये सब तो बोनस में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, और अगर नहीं भी खरीदते हो तो ये सब आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा एनालिसिस वाला फ्री में भाई। इसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप कहां होगी ये पूछा गया है, तो ये भारत में है। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 आपका साउथ अफ्रीका में हो चुका है। विजेता कौन रहा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। उपविजेता कौन रहा है, तो मेजबान देश साउथ अफ्रीका ही रहे हैं। T20 महिलाओं का आगामी वर्ल्ड कप 2024 में जो होगी ये कहां पे होगी, तो ये आपका बांग्लादेश के अंदर होगी। T20 वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला हुआ था 2022 में, ये आपका कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत कहां तक पहुंचे थे, तो कहीं तक नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा मतलब ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, इंग्लैंड विजेता रहे और उपविजेता कौन रहे थे, तो पाकिस्तान। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड में हुआ था, विजेता आपका इंग्लैंड रहा था पहली बार, और न्यूजीलैंड उपविजेता रहे थे। देखिए जो आईसीसी वर्ल्ड कप होते हैं ना उसमें 2-3 टीम का किस्मत बहुत खराब है। आप देखिएगा एक साउथ अफ्रीका का पहुंच जाएगा, शुरू में सब मैच जीतता रहेगा, लास्ट में कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि छट के बाहर निकल जाएगा। एक न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड फाइनल में जाने के बाद भी नहीं जीता, है ना। तो कुछ लक भी होते हैं। इनके अलावा आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 जो है ये अमेरिका और कैरिबिया मतलब वेस्ट इंडीज में होगा कंबाइंड रूप से, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बिल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तीनों नाम एक ही साथ दिया गया था। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बिल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। तो कैसे आप बोलते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बिल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, टीवाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सरोजा वैद्यनाथन, ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ पे आ जाते हैं भाई, है ना, कमला, है ना, कुमारी कमला नाम है उनका, है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपके आ जाते हैं भरतनाट्यम के अंदर। ठीक है भाई, सोनल मानसिंह भी, सोनल
सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम कर लेती हैं, ओडिसी भी कर लेती हैं एडिशनल में। नहीं, ओडिसी जिनका मतलब मेन है, भरतनाट्यम एडिशनल है सोनल मानसिंह का, तो इन्हें भी रख लेंगे इसमें। तो ये सभी के सभी ऐसे फ्लो में आना चाहिए आपको याद, ठीक है भाई। इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। सोनल मानसिंह आ गया है जवा पे, तो जुआ केसरी बोलो, है ना। तो सोनल मानसिंह भाई 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के नृत्यांगना थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, गदाम पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी जो है आपके गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, ये सभी के सभी कहाँ पे चले जाएंगे। तो ये आपका मैंने क्लू ही बता दिया है, उससे आप पकड़ लिए होंगे। रेड्डी फैमिली है तो आपको कुचिपुड़ी के साथ जाना है, महापात्रा है तो ओडिसी के साथ जाना है, महाराज सरनेम है तो आपको कहाँ जाना है भैया, कथक के साथ जाना है, सिंह सरनेम है तो कहाँ जाना है, आपको मणिपुरी के साथ जाना है, झावेरी बहन सरनेम है तो आपको कहाँ जाना है, मणिपुरी के साथ जाना है। तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है। और ये जो मैंने भरतनाट्यम का नाम लिया ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। आज नर्तकी नटराज पहले शिफ्ट में पूछा गया था, पहले शिफ्ट में नर्तकी नटराज जो मुझे क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाया था, नर्तकी नटराज पूछा था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 3-4 दिन पहले ही करवाए हैं, कहाँ कहाँ से गुजरता है, जीटी रोड और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दोनों बात मैं एक ही जगह बता दिया था, तो यहाँ से पूछा गया था। इसके अलावा आपसे एक और मतलब मैंने लिस्ट भेजा है टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा, अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने काट छांट के बताया कि 19 क्वेश्चन भेजे भाई, मिल गए आज एग्जाम के अंदर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है, जिसके फॉर्म क्या होते हैं, जिसके रूप क्या होते हैं, अभंग, सभंग और त्रिभंग। इसको ध्यान रखेंगे, जब एग्जामिनर का मूड गरमाएगा, थोड़ा जटिल करने की कोशिश करेगा, तब ये क्वेश्चन डालेगा। इसके अलावा भरतनाट्यम में जो नृत्य होती है उसके क्रम में कौन कौन से स्वरूप को प्रस्तुति दी जाती है, तो आपको बताना है अलीरप्पू, जाति स्वरम, तिल्लाना, ये सब जो है आपके भरतनाट्यम के प्रकार है, फॉर्म है, ठीक है भाई। इसके अलावा भरतनाट्यम को प्राचीन काल में सादिर अट्टम भी कहा जाता था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अभी अभी जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है आपका, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नृत्य को प्राचीन काल में सादिर अट्टम कहा जाता है। पंडित जसराज से मैंने कल एक क्वेश्चन किया था कि किसके नाम पे जो है आपका सौर मंडल में एक उपग्रह का नाम रखा गया है, एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है, क्षुद्र ग्रह का नाम, माफ कीजिएगा, क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है ना। तो पंडित जसराज, बहुत बच्चे ने आंसर दिया, सभी को धन्यवाद, सभी का सही है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, ये दोनों के दोनों जो है किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना कहाँ से है तो भैया बताएंगे, यूपी से बताएंगे, क्योंकि ये जो है नाम तो लग नहीं रहा है किसी शहर का, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, ये लखनऊ के जो बिंदादीन, कालका बिंदादीन घराने से हैं। इसके अलावा अल्लाह रखा, ये आपका पंजाब घराने से हैं। अल्लाह रखा उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी थे, तो तबला में मशहूर, वादन में मशहूर थे। इसके अलावा बनारस घराने के संस्थापक आपसे पूछा जाता है, तो पंडित राम सहाय जो है ये आपका बनारस घराने के संस्थापक हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होगी, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं भैया। विटामिन सी, अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो नहीं बताया हूं, इसीलिए बोला नहीं बीच में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये किसके लिए अच्छा होता है, तो ये किस चीज का प्रतिमा है भाई, ये किस चीज का प्रतिमा है, तो आंख का, आंख के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। इसके कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं, तो ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, जुरुप्थुलेमिया, मोतियाबिंद, रतौंधी, यानी जो भी आपका, भी देखिए अभी आई फ्लू का जो है हवा चल रहा है, आंख उठ जाता है, लोग चश्मा पहन उनके घूमता है, तो टच में नहीं जाइएगा, है ना। इसके अलावा विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से जो है बेरी बेरी रोग होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। इसके अलावा जो विटामिन B3 है ना, ये गठिया वगैरह के लिए अच्छा होता है, जिसको गॉट हो जाता है, गठिया हो जाता है। गठिया कैसे होता है, ये भी आपसे एसएससी पूछा है, तो हर चीज़ तो पूछता ही है। तो गठिया कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करता है तो जोड़ों पर जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, जिसे हम संधि कहते हैं, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना ही गठिया या गॉट रोग का कारण बनता है, जो असहाय दर्द देता है, ठीक है। तो ये विटामिन B3 उसमें जो है उपयोगी होता है, ऐसे विटामिन B3 लेना चाहिए जिनको भी गॉट वगैरह की प्रॉब्लम है। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन B6 को हम पैरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलते हो भैया कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा आपने पूछना है कि भाई जो कोबाल्ट होती है इसमें, सॉरी साइनोकोबाल्मिन होती है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप मैंने बताना है भाई कोबाल्ट। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछता है, तो आपने बताना है B
और सी जल में घुलनशील है, बाद बाकी ए ई डी के जो है आपका इस क्या है वसा में घुलनशील है। और हम आगे ले चलते हैं आपको विटामिन में थोड़ा सा। अभी कौन सा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हम डी को कहते हैं भाई कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है, जो हड्डी की बीमारी होते हैं। खास करके छोटे बच्चे को आप धूप में सुखाते हुए देखे होंगे, सवेरे सवेरे धूप में डाल देता है, बच्चा रोता रहता है, चूंकि ये रोने के लिए नहीं छोड़ते हैं, वो धूप लगाने के लिए छोड़ते हैं। वो विटामिन बी जो डी जो है बच्चे के जो मतलब हड्डी की ग्रोथ होगी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जो बांझपन वगैरह रोग होती है ये विटामिन ई के कमी से होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अच्छा विटामिन के कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त की थक्का नहीं जमती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर रक्त की थक्का जमे ही नहीं तो क्या हो, तो ये तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा शरीर में एक हेपेरिन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, ये अंदर में ब्लड को अपने आप क्लॉट होने से रोकती है। अगर अपने आप भी जम गया तो फिर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। सांप वगैरह जो काट लेता है आदमी को तो अंदर क्या होती है ना, नर्व सिस्टम में यही ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिससे क्या मार्ग बंद होने लगते हैं और आदमी शून्य पर के जो है ऊपर चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रेड अर्थ एंड पॉरिंग रेन बुक के लेखक कौन है, तो ये विक्रम चंद्रा जी की पुस्तक है। ये काफी जो है बहुत दिन के बाद ये किताब बाहर निकला भाई। इनके अलावा मित्र मेला की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये आपके नासिक में हुआ था। मित्रा मेला एक संगठन है, ये कोई वार्षिक मेला नहीं है भाई, ये एक गुल थी, एक गुट थी, एक संगठन थी, जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1900 ईस्वी के आसपास, मेरे ख्याल में 1899-98 में जो 98 में स्थापना हुई और 99 में ये कार्य स्टार्ट कर दिया था। चलिए 1900 इसकी ईस्वी तो नहीं पूछेंगे, चलिए भाई पूछ अगर दे तो इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। ये 1899 ईस्वी में है मेरे ख्याल से। ठीक है, 1899 ईस्वी में जो है ये आपका स्थापना किए थे कौन, विनायक दामोदर सावरकर। अरे वो यही विनायक दामोदर सावरकर है जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। ठीक है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना भी किए थे ये, अभिनव भारत। ठीक है, ये भी विनायक दामोदर सावरकर जी ने ही किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये नासिक आंसर हो जाएगा। नासिक में आपका जो है त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर बहुत जो है भोलेनाथ की पवित्र जो धाम है त्र्यंबकेश्वर, और नासिक से आपको जो है गोदावरी नदी निकलती है वही त्र्यंबकेश्वर के पास से, और नासिक में कुंभ मेला भी लगती है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों में से किसको आंसर मारे जब ऑप्शन में आ जाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस लफ्ज में एग्जामिनर ने पूछ दिया, ये प्रायोगिक क्वेश्चन है और एग्जाम में बच्चे ने गलत करके आया हुआ है, इसीलिए नीचे एक चीज लिखा होगा ऊपर, अगर ऊपर वाले पॉइंट में दिल्ली के मैदान से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है तो दिल्ली के जो है स्थापना यानी हसरा की स्थापना ये जो बात हो रही है तो भगत सिंह आंसर होगा। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं समझा दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हसरा की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किसके द्वारा किए गए थे, तो भगत सिंह आंसर होगा और उनके सहयोगी आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हसरा की स्थापना की बात सबसे पहले किसके मन में आया, तो चंद्रशेखर आजाद आंसर होगा। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है, तो 54 साल, ये तो पेपर के हेडलाइन बने थे भाई 54 साल बाद, क्योंकि इसी क्रम में लिखा भी गया था पेपर में। ठीक है भाई, 54 साल बाद जो है संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कर्नाटक राज्य जो है बना था। कर्नाटक ने मेघालय को हराया था, और मैं इस प्रश्न को अभी 4 दिन पहले ही आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हूं। वीडियो नंबर 43 या 44 के थंबनेल पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, करंट सेक्शन वाली ये क्वेश्चन। और मैंने ये भी बताया था कि अगर संतोष ट्रॉफी नाम से ऐसा आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मैच हुआ होगा तो आप भूल में हैं। ये मैच आपका सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। ये भी मैंने एक जोक मारा था भाई, जोक में अच्छा बात मैं बोल जाता हूं कभी कभी, ध्यान रखो। कर्नाटक के मेघालय को हराकर जो है ये ट्रॉफी अपने नाम किया था। ये फाइनल मैच कहां पे हुआ था, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, संतोष ट्रॉफी 2023। और ये एडिशन की बात करेंगे तो 76वां एडिशन था। संतोष ट्रॉफी 2022 की बात करेंगे तो विजेता केरल थे पश्चिम बंगाल को हरा के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि चिनूक हवा कहां चलता है भाई, चिनूक हो, टाइफून हो, नार्वेस्टर हो, खमसीन हो, है ना, लू हो, ये सभी के बारे में मेरे बच्चे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। चिनूक हवा कहां चलती है, तो ये अमेरिका और कनाडा के अंदर चलती है आपका चिनूक हवा। ये चिनूक हवा जो रॉकी पर्वत की पहाड़ी ढलान होती है वहां से नीचे उतरता है। ये स्लिपरी हवा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और इस हवा का जो आपका मतलब क्या बोलते हैं इसको, इस हवा का जो क्या है मतलब क्या बोल सकते हैं, गर्म और ठंडा में मतलब जो क्या, चलिए ठीक है, इस हवा जो का जो ये है मतलब गर्म है, गर्म हवा है ये ठंडा नहीं, गर्म हवा है। चिनूक जो रॉकीज पर्वत के ढलान से नीचे उतरती है, जो
अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र को प्रभावित करती है। देखिए स्थानीय हवा में एक ही जैसे चीज को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे दिया गया है, तो ये बात भी आपको जो है कहीं ना कहीं अंदर ध्यान रखना। अच्छा, इसका नेचर बोल रहा था कि इस हवा का नेचर कैसा है, तो गर्म है। ठीक है भाई, कभी कभी बहुत कॉमन सा चीज भी जबान पे नहीं आती रहती है। इसके अलावा वास्तव में चिनूक पवन रॉकी पर्वतमाला के आसपास चलती है, जैसे मैंने बताया कि उसके ढाल से नीचे उतरने का काम करता है। नॉर्वेस्टर आपका न्यूजीलैंड में चलता है। टाइफून एक जो है ये जापान और चाइना में उठने वाली बवंडर है। हरिकेन आपके अमेरिका में आते हैं। लू आपके उत्तरी भारत खास करके राजस्थान में आते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। काल बैसाखी की बात करेंगे तो खास करके आपका पश्चिम बंगाल में आती है, ये दुखदाई है काल बैसाखी। आम्र वर्षा जो है ये आपका सुखदाई है, ये आम के फसल के लिए अच्छा होता है, कर्नाटक और केरला में आता है। तो कुछ ऐसे चीज जो बार बार आते हैं तो इनसे थोड़ा सा रिश्ता बनाइए। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक पेमेंट का मोड है? भाई सब दिन बताते आए, सब दिन बताते आए। आज कल हो कि अगर आपको नौकरी लग जाएगा तो जो सरकारी महकमा है, चाहे आप एसएससी में जाइए, रेलवे में जाइए, ईपीएफओ कहीं भी जाइए, तो वहां से आपको पेमेंट भेजेंगे सरकार एनईएफटी मोड से। उनका एक जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा वो आपको एनईएफटी मोड से पेमेंट भेजेंगे। इसका क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये वेरी फास्ट जो है आपका विधि है पैसा ट्रांसफर करने का। इसके अलावा पहले हमारा आरटीजीएस चलता था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तभी तो आप जो है बोलते थे भैया पैसा लगा दे लूँ, तो हाँ 10 बजे अभी तक पैसा नहीं लेता है तो 4 बजे, है ना। तो ये किससे होता था? तो आपका आरटीजीएस से होता था, 4, 5, 6 घंटे लग जाते थे। इससे भी थोड़ा सा स्लो कौन सा है? आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। लेकिन इसमें बॉन्ड था, है ना, कि भाई ये जो एक दिन में जो है 2 लाख तक की ही रकम को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए जो है इन दोनों के जगह पे अब जो है सबसे ज्यादा यूज एनईएफटी होता है। ठीक है भाई। इनके अलावा आप लोग बताइएगा कि इन तीनों में से ऑप्शन में था कि नहीं। इसके अलावा 2023 में तमिलनाडु ने किस पर बैन लगाने की प्रस्ताव रखी है? तो तमिलनाडु के जो अभी बहुत सारे जो सांसद हैं वहां के विधानसभा के, वो सीएसके टीम को घेराव कर लिया है और सीएसके टीम को जो है इस पे बैन लगाने की बात कही जाने लगी है, क्योंकि इनका मानना है कि इस टीम में कोई भी जो है राज्य के खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे कि इसके ऑप्शन में क्या क्या था बैन लगाने वाली बात में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हाफ रख देता हूं, 50-50%। ठीक है भाई। इसके अलावा सीएसके टीम जो है ये आईपीएल का यूनिकॉर्न टीम है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यूनिकॉर्न मतलब भाई पैसा, पूंजीपति, मालदार। इसके अलावा निम्नलिखित में से राजस्व की प्राप्ति की क्या साधन है? ऐसे प्रश्न आए हैं। देखिए मैंने 3-4 दिन पहले ही राजस्व प्राप्तियां, जो आपका राजस्व प्राप्तियां होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, और आपने मैंने बताया था राजस्व रिसिप्ट, है ना, राजकोषीय घाटा, है ना, ये सभी के सभी मैंने आपको जो है एग्जाम्पल दे दे के बताया था कि किसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। अब काम आगे का आपका हो जाता है प्रभु दीनानाथ जी, है ना। तो भाई तो आपका जो राजस्व प्राप्ति है ये टैक्स है, फी है। राजस्व प्राप्ति में उन सभी को शामिल किया जाता है ना, वो सभी तथ्य को शामिल किया जाता है जो सरकार के देनदारियों में शामिल नहीं हो, जो सरकार के जो है ना लेवलिटी न बढ़ाए, उन सभी तथ्य को इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो आप ऑप्शन से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ये वाला चीज जो है सरकार के देनदारी के खेमे है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इसे में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इससे टैक्स तथा नॉन टैक्स तथ्यों को भी राजस्व में शामिल किया जाता है, जैसे फी वगैरह, तो आपने समझ जाते नॉन टैक्स में आ गया। इनके अलावा राजकोषीय घाटा, यहां पर मैंने लिख लिया है, आप लोग बताओ क्या होती है राजकोषीय घाटा का फार्मूला। आप जो बच्चे कंसेस हैं लिखेंगे जरूर। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? भाई चितरंजन दास को, और सीएफ एंड्रयूज को हम दीन बंधु के नाम से जानते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बंग बंधु के नाम से किसे जानते हैं? आप लोगों के लिए छोड़ू क्या ये क्वेश्चन? मैं बता देता हूं। शेख मुजब्बुर रहमान को जो है बंग बंधु के नाम से जानते हैं, शेख मुजब्बुर रहमान को। ठीक है, इसके अलावा स्वराज पार्टी का गठन जो है चितरंजन दास ने 1923 में असहयोग आंदोलन के बंद होने पर किया था। जब असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हो गई थी तो महात्मा गांधी ने अनशन कर इसे बंद कर दिया था। तभी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी के अंदर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्राइजिल का सिनोनिम्स आया है आपका, फ्राइजिल का सिनोनिम्स आया है, ये हमारे नाजुक होता है। जब आप कोई बड़ा सा कार्टून में फ्रिज वगैरह उतारेंगे या फिर कोई कांच का जो चीज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है हैंडल विथ जेंटल, ऐसा लिखा रहता है, क्योंकि अंदर जो है फ्राइजिल जो है आपका वस्तु है, टूट फूट सकता है, इसीलिए जो है केयर के साथ
उसे जो है नीचे उतारे या रखें, ठीक है भाई। तो इसका ब्रिटल हो जाएगा, ब्रेकेबल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कोशिका का खोज फिर से पूछ दिया, पता नहीं क्या मिलता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसमें डायरेक्ट पूछा था कि 1665 में कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक आंसर होगा। यही क्वेश्चन होता है कि 1674 में कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक होता है ना भाई। तो ल्यूवेन हॉक 1674 में कोशिका का मेनली 2 पार्ट, कौन कौन से, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका की क्या विशेषता, तो सेल वॉल और लिपिड का होना पादप कोशिका का विशेषता है। और सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करते हैं कोशिका में। और भी कोशिका के अंदर घुसेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, गोल्जी बॉडी को पुलिसमैन या डाकघर। इसके अलावा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका के केंद्रक भी होते हैं कोशिका में। केंद्रक के अलावा डीएनए जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। कोशिका के अंदर और भी विभाजित करेंगे तो कोशिका का यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा गरीब होता है। इसके अंदर बहुत सारे चीज की अभाव होती है। अगर इतनी नॉलेज आपको है तो कोशिका से आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा अनुच्छेद 112 पूछा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट हम कहते हैं साधारण भाषा में। भारत के संविधान में बजट का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत में पहला बजट 1960 में पेश किया गया था जेम्स के द्वारा। आजादी के बाद प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी, फिर गणतंत्र भारत की प्रथम बजट है ना जॉन मथाई, और आपका सबसे अधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई साहब ने पेश किया है। बच्चों के लिए अलग से बजट की राशि आवंटित करने वाली प्रथम भारतीय राज्य ये मध्य प्रदेश बने हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन छपेंगे और छप चुके हैं। सभी प्रकार के मौसमी घटना वायुमंडल के किस लेयर में होता है, दादा 1 दिन नहीं 15 दिन मैंने बताया, और मैंने खुद उस लेयर में गया था और देखा था, तब बताया ना भाई ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो हम पृथ्वी, जहां पे हम ये सराउंडिंग में रहते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ पहला लेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसी प्रकार से चौथा पांचवा है। तो जो पहला है इसकी औसत ऊंचाई जो है 16 से 18 किलोमीटर है पृथ्वी से, इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटना जैसे मेघ का आना, बादल गरजना, बिजली चमकना, बारिश का होना, ये सभी के सभी तरित झाझा आना, ये सभी के सभी आपका कहां पे, क्षोभ मंडल में हो जाएंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर जी आपका समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर ही ओजोन का लेयर स्थित है, O3 का लेयर स्थित है। ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करता है, ये हमारा कवच का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज से हम सब लोग जल जाएंगे और जल के हम बन जाएंगे राख भैया। तो समझ रहे हैं, तो ये समताप मंडल में हम वायुयान वगैरह को उड़ा लेते हैं, उसके ऊपर हम जाते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, और सबसे ऊपर में आपका बहिर्मंडल है, और समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में मध्य मंडल है, ठीक है। तो जो आयन मंडल है उसमें रेडियो जो तरंग वगैरह हैं जो परावर्तित कर हम पृथ्वी पर रिसीव सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये हम आयन मंडल के द्वारा कर लेते हैं। बहिर्मंडल में हमारा हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है। आप इसे भी याद रख सकते हैं कि सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, तो सूर्य के नजदीक जो है बहिर्मंडल है, ठीक है भाई। तो ऐसे आप देसी भाषा में भाई। इसके अलावा ओजोन लेयर समताप मंडल में स्थित है, बता दिए। 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाते हैं। अनुच्छेद 30 और 29 और 30 आपसे पूछ लिया भाई, ये कोई पूछने की बात है यार। तो ये संविधान जो है अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, अल्पसंख्यक हित से संबंधित है भाई। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 से जो 18 इसे समानता का अधिकार कहते हैं। 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति, धर्म, नाम, लिंग। तुम्हारा नाम क्या है भाई, कलुआ का चाचा, तो कोई हंसेगा नहीं भाई, जो नाम है सो नाम है, इसके आधार पर अंतर विभेद नहीं करेंगे। तो ये सब जो निषेध है ये 15 में है। 16 में क्या है भाई, अफसरों की समानता। 17 में क्या है भाई, छुआछूत का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, लेकिन कई जगह लागू नहीं होता। मैं कभी किसी दिन और बाद में बात कर लूंगा, जिस सेना वगैरह है तो उनको आप उपाधि दे ले सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 19 और 22 जो है स्वतंत्रता की जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 बाल श्रम पे 24 बाल श्रम पे निषेध है, और 23 जो है आपका बलात् श्रम पे निषेध है। बलात् श्रम मतलब बंधुआ मजदूर जैसे हो गए, या फिर मानव तस्करी पे रोक कह सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप खरीद लेते हैं तो आप पूरा अधिकार उस पर दिखाते हैं ना, तो मान लीजिए हमरे कोई खरीद लिया तो जबरदस्ती काम करवाएगा ना, तो दोनों लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो कि बलात् श्रम पे रोक ये भी 23 है, या फिर मानव तस्करी पे रोक ये भी 23 है। इसके अलावा 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता है बंधु, और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 29-30 क्वेश्चन का बेस था, और 31 जो है निर्सित है। निर्सित मतलब अब जो है लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार के तहत, और उसे हटा दिया गया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तब से लेकर आज तक संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के ए में जो है सो रहा है आराम से। अगला पूछा गया था डेविल्स एडवोकेट ईडियम। डेविल्स एडवोकेट पिछली बार भी पूछा गया था। इसके अलावा
एक आपका भजन सुपारी का पूछा गया था कि किस वाद्य यंत्र से संतूर। एक बच्चे बता रहे हैं कि पंडित भीमसेन जोशी के वाद्य यंत्र पूछा गया था। तो अगर पंडित भीमसेन जोशी का वाद्य यंत्र पूछा गया होगा मेरे बंधु तो तानपुरा बता देना, तानपुरा बजाते थे साहब, है ना, तानपुरा बजाते थे, है ना। अकबर का भी वाद्य यंत्र पूछा जाता है। इसके अलावा कलाम साहब का अगर कभी वाद्य यंत्र पूछा जाए तो आप बीना बता देना, बीना बजाते थे कलाम साहब। तो ये सभी बात जो है जो मतलब ज्यादा प्रचलित नहीं है उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। जो भीमसेन जोशी साहब है वो बजाने के लिए नहीं गाने के लिए मशहूर थे। पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा ये भी संतूर प्ले करते थे। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, लच्छू महाराज ये सभी के सभी क्या बजाते हैं भाई, तबला। इसके अलावा पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, निखिल बनर्जी सितार प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाह खां सानाई 2001 में भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर के साथ। अब तो न तो बिस्मिल्लाह खां हमारे बीच हैं और न तो लता दीदी हमारे साथ हैं भाई। इनके अलावा शुकूर खान, पंडित राम नारायण, सावड़ी खान, वजीर खान, ध्रुव खान होगा, एक आसिफ अली खान होगा, है ना। इसके अलावा शुकूर खान हो गया, शुकूर खान हो गया, है ना। तो ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, सारंगी से संबंधित है। वैक्सीन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे वैक्सीन से क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका एडमायरेट का पूछा गया। एडमायरेट का सैनोनिम भाई, एडमायर माने क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। एडमायर माने प्रशंसा करना होता है ना। जो चीज प्राउड फील करवाए आपको, एडमायर करते हैं आप किसी को, इसका उल्टा आप किसी को डांटते हैं, है ना भाई। तो ये दोनों बता, जो भी प्रशंसा वाली शब्द होगा आपका आंसर हो जाएगा। गैम्बलिंग एक्ट कब लाया गया था ब्रिटेन में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। या फिर सार्वजनिक जुआ अधिनियम, सार्वजनिक जुआ अधिनियम कब आया था भारत में। तो अगर ब्रिटेन स्पष्ट रूप से लिखा है तब तो 2005 आंसर होगा, क्योंकि ये ब्रिटेन में भी आया था। और अगर ऐसा लिखा है कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम तो ये 1867 में। तो ये भी क्वेश्चन को 50-50 रखता हूं क्योंकि लैंग्वेज क्लियर नहीं है। बाद बाकी ऐसे प्रश्न आपसे और क्या पूछे जाएंगे कि कौन से राज्य सरकार ने जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये राज्य सरकार का नाम है महामहिम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और लगाना भी चाहिए। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, कल ही बात कर रहे थे। गांधी युग में तो मैं आपको ले गया था ना भाई, चलो 1 मिनट और ले जाता हूं। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, 1915 में 9 जनवरी को लौटे, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, 1922 में चौरा-चौरी हत्याकांड हो जाने के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता संभालना, 1923 में दांडी मार्च का जो है अगुवाई करना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करना, 1931 में गांधी इरविन समझौता करना, 1932 में अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट करना। ये सब गांधी जी के कृत्यों में से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, है ना, ये सभी के सभी जो पुस्तक हैं मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के हैं। इनके अलावा नटाल कांग्रेस, भारत से बाहर, फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टाई फॉर्म, ये सभी के सभी गांधी जी से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। और राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो भाई ये हो गई गांधी युग, है ना भाई। इसके अलावा जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, ये आपका भारतीय सेवक समाज की स्थापना भी किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे, है ना, वास्तव में दिल को छू गया होगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।